वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, वो किस तरह के हैं। तो ये एग्जाम आपके सुपरवाइजर, जेट और अपन बोल सकते हैं जो 12वीं की बोर्ड है, उन सभी के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। तो चलो करते हैं अपन क्लास को स्टार्ट। ये एग्जाम रोज की तरह है, यानी परीक्षा कोई भी हो उसमें छपने वाले सवाल, ठीक है। स्पेशल 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, कृषि विद्यार्थी, उनके लिए क्या है, उपयोगी है। देखो चैप्टर नंबर जो पहला है, फर्स्ट चैप्टर नंबर पांचवा जो चैप्टर नंबर है, वो 5वें चैप्टर नंबर में अपन जो सबसे पहले देखेंगे पादप प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। यानी प्लांट पैथोलॉजी है, उससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे 2, रिक्त स्थान आएगा 1 आधा नंबर का, और अति लघुरात्मक आएगा 1 नंबर का, और लघुरात्मक जो प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। ऐसे करके टोटल ये कितने अंक का है, 6 अंक का है। अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो कितनी आएगी, 5 आएगी। किस तरह के छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये कह रहा है पादप रोग विज्ञान की आधारशिला कौन सी सदी से प्रारंभ मानी जाती है, तो वो कौन सी सदी से मानी जाएगी, 19वीं सदी से। अपन क्या बोल सकते हैं कि जो प्लांट पैथोलॉजी है उसकी आधारशिला मानेंगे। अगला कह रहा है आयरलैंड में कब और किसके कारण अकाल पड़ा, तो आयरलैंड में 1845 में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। पछेती झुलसा यानी अपन बोल सकते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस जो होता है कवक, उसके द्वारा क्या हुआ था, रोग हुआ था। अगला कह रहा है आयरलैंड में अकाल के कारण कितने लोग मरे और कितने लोग देश छोड़ के चले गए, तो कहते हैं कि 12.5 लाख लोग तो मर गए थे और लगभग 15 लाख लोग भी जो यूएसए है उसमें क्या कर गए थे, गमन कर गए थे। अगला कह रहा है कि आयरलैंड के अकाल को किस नाम से जानेंगे, तो किस नाम से जाना जाएगा, आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, दुर्भिक्ष, आयरिश दुर्भिक्ष यानी आयरलैंड आलू के कारण लगने वाला रोग 1845 में। अगला कह रहा है फ्रांस में कौन से फसल में रोग लगा था, तो फ्रांस में एक रोग लगा था अंगूर में, मर्दुरोमिल आसिता यानी डाउनी मिल्ड्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डाउनी मिल्ड्यू बोला जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है बोडो मिशन की खोज किसने की, तो प्रोफेसर मिलाडे ने की। और ध्यान रखना प्रोफेसर मिलाडे ने जो बोडो मिशन की खोज की थी वो इसका प्रयोग किस पर किया, उन्होंने अंगूर के मर्दुरोमिल आसिता रोग पर किया था। बोडो मिश्रण को किससे मिलाकर बनाते, नीला थोथा चूना और पानी से मिलाकर बनाते, 1:1:10 कैसा होगा, 1:1:10 का अनुपात में होगा। अगला कह रहा है जीवाणु और कवक दोनों के लिए मिश्रण है जो है वो बोडो मिश्रण जीवाणु को भी नष्ट करता है और कवक को भी ये क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। बंगाल में कब और किसके कारण अकाल पड़ा था, तो अपने जो भारत का बंगाल है वहां पर 1943 में धान में भूरी पत्ती धब्बा जो रोग है उसके कारण क्या पड़ा था, अकाल। इसके कारण उसे क्या बोला गया, बंगाल दुर्भिक्ष बोला गया। जैसे आयरलैंड में पड़ा तो उसको क्या बोला गया, आयरिश दुर्भिक्ष, और बंगाल में पड़ा तो क्या कहलाएगा, बंगाल दुर्भिक्ष कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अपन देखते हैं तो जो अपना क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल में अकाल पड़ा था उसे किस नाम से जाना जाता है, मैंने पहले बता दिया, बंगाल दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। कितने लोग उसके कारण भूखे मर गए थे, लगभग 15 लाख लोग क्या हो गए थे, भूखे मर गए थे। ये 20 लाख लोग क्या हो गए थे, भूखे मर गए थे। अगला कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक की खोज किसने की, तो वो करने वाला वैज्ञानिक था वैक्समैन, जिसने कब की, 1944 में। कब की, 1944 में की। और ये भी ध्यान में रखना स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये क्या करती है, 1944 ये क्या करती है, ये जीवाणु को नष्ट करने में, इसको जीवाणु को नष्ट करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक का खोज की थी, जिसमें वैक्समैन करने वाला था। अगला कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक से किसका नियंत्रण किया जाता है, तो पादप पर जीवाणु का। जीवाणु को क्या करती है, नष्ट करती है, तो पादप जीवाणु को मारने में सहायक होगी। अगला कह रहा है सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन, ध्यान रखना क्या है, कार्बोक्सिन। सर्वांगी का अर्थ क्या होता है कि पौधे के अपन ने किसी भी भाग पर उसका छिड़काव किया और उसका प्रभाव पूरे पौधे पर हो गया, वो क्या कहलाएगा, सर्वांगी। तो ये कह रहा है कि सर्वांगी कवकनाशी यानी कवकों को या फफूंद को नष्ट करने वाली जो कार्बोक्सिन है उसकी खोज किसने और कब की, तो स्लेमिंग और कुलका ने की। कब की, 1966 में। 1944 में तो वैक्समैन ने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिस की, और 1966 में स्लेमिंग और कुलका ने की किसकी, कार्बोक्सिन क्या थी, कवकनाशी कैसी, सर्वांगी। आगे कह रहा है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी,
तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भारत में कौन है? E.J. बटलर। कौन है? E.J. बटलर है। अगला अगर है प्लांट पैथोलॉजी को कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये कौन सी भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का शब्द है। मैंने ये पहले भी बता रखा है, जिन शब्दों के पीछे लोजी नोमी लगा हो वो ग्रीक भाषा के, और जिनके पीछे कल्चर लगा हो वो कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होंगे। अगला कह रहा है पादप है रोग विज्ञान अपन किसको बोलेंगे? तो देखो पादप रोग विज्ञान अपन बोलते हैं कि पादपों में लगने वाले ऐसे रोगजनक या रोग जिनके कारण अपन बोल सकते हैं, जिनके कारण जो पौधे में अधिक हानि होती है, उनका नियंत्रण किस तरह से करें और उनका उपाय किस तरह से करें, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? पादप रोग विज्ञान कहलाएगा। यानी जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में लगने वाले रोग, उनके रोग कारक, उनकी हानि, लक्षण और नियंत्रण, इन सब के बारे में अपन क्या करते हो? अध्ययन करते हो। तो अपन क्या कहलाएगा? प्लांट पैथोलॉजी, जिसका जनक कौन है? E.J. बटलर। ये कह रहा है रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक है वह हमेशा क्या कहलाएगा? रोग कारक, यानी पैथोजन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, रोग उत्पन्न करने वाला कारक जो होता है, फैक्टर, जो हमेशा क्या कहलाएगा? रोग जनक कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं कि परजीवी, मर्तजीवी, परपोषी, अतिवर्धन, अतिवृद्धि, अविकल्पी परजीवी और उत्तक, इनमें से किसी एक की आने की यानी शब्दावली है, और शब्दावली कंफर्म आपसे पूछ सकता है। तो पहली बात अपन बोलेंगे परजीवी। भाई ऐसा कोई जीव जो दूसरे जीवों पर पोषण यानी क्या करता हो? भोजन प्राप्त करता है। यानी ऐसा कोई जीव है, जैसे मान लो ये कोई जीव है, आप ऐसे समझो ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है, ये जीव किसी इस पौधे पर क्या होता है? इधर इसका मुंह इधर है तो अपन इधर ही बना देते हैं, ठीक है। इस पौधे पर क्या होता है? खाने के लिए निर्भर रहता है ये, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाएगा? ये तो कहलाएगा परजीवी। ये तो क्या कहलाएगा? परजीवी। और जिससे भोजन करेगा ये क्या कहलाएगा? परपोषी। ये क्या कहलाएगा? परपोषी। देखो ये भी आएगा तो दोनों आपके समझ में आएंगे। ऐसा जीव जो दूसरे जीवों से पोषण यानी क्या करता हो? भोजन। क्या करता हो? भोजन ग्रहण करता हो, क्या कहलाएगा? अपन बोलेंगे परजीवी कहलाएगा। और जो क्या करता हो? वृद्धि और गुणन का कार्य भी करता हो, ठीक है। वृद्धि और गुणन तो अपन नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि वृद्धि और गुणन तो अविकल्पी परजीवी वाला आ जाता है। परंतु ये ध्यान रखना आप कि जो दूसरे जीवों से भोजन करता हो क्या कहलाएगा? परजीवी। अगला आगा मर्तजीवी। ये तो क्या कर रहा है? दूसरे जीवों से ग्रहण कर रहा है। ये कह रहा है ऐसा जीव जो मर्त कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण या भोजन करता हो। यानी यही जीव अगर अपना भोजन किससे करे? मर्त पदार्थों से करे। किससे करें? मर्त पदार्थों से करें तो अपन बोलेंगे ये क्या कहलाएगा? मर्तजीवी कहलाएगा। यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन मर्त कार्बनिक पदार्थों से क्या करता हो? ग्रहण करता हो, ठीक है। अगला कह रहा है परपोषी। मैंने क्या बोला? परजीवी जिससे भोजन करता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? परपोषी। यानी ऐसा जीव जो परजीवी का आश्रय प्रदान करता है, भाई इस पर रहेगा तभी तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो जिस पर आश्रय ग्रहण करेगा या प्रदान करता है उसे कहते हैं अपन क्या? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। अगला शब्द आता है अतिवृद्धि और अतिवर्धन। देखो अतिवर्धन में कह रहा है कि जो परपोषी होता है उस परपोषी की कोशिकाओं में जो कोशिकाओं की जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी होने के कारण अत्यधिक वृद्धि को अपन क्या बोलते हैं? अतिवर्धन। दूसरा शब्द आता है अतिवृद्धि। यह कह रहा है परपोषी कोशिकाओं के आकार, यहां क्या बोला? संख्या, या कह रहा है आकार, आकार में बढ़ोतरी होने के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि क्या कहलाएगी? अतिवर्धन। अब आपको दोनों में इनमें कंफ्यूज हो तो कैसे करो? तो करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप ये ध्यान रखना अतिवृद्धि, इसमें शब्दों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यानी संख्या ज्यादा किसमें है? अतिवर्धन में है। यानी संख्या कितनी है? 5। इसकी बात करें 1 2 3 4, इसमें संख्या कितनी है? 4। तो ज्यादा संख्या किसमें होगी? अतिवर्धन में। तो इसमें हमेशा किसका? संख्या में वृद्धि होगी। इसकी वृद्धि होगी संख्या में। और जिसमें संख्या कम है उसमें हमेशा क्या होगी? वृद्धि में क्या होगी? बढ़ोतरी। वृद्धि में क्या होगी? बढ़ोतरी। यहां संख्या में बढ़ोतरी होगी और यहां क्या होगी? वृद्धि में बढ़ोतरी। अतिवर्धन संख्या में बढ़ोतरी किसकी? परपोषी कोशिकाओं में। और अतिवर्धन परपोषी कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी। आगे आता है अविकल्पी परजीवी। देखो अविकल्पी परजीवी कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। जैसे मैंने बनाया, यहां पे कोई पौधा था जिसका अपन ने क्या नाम दिया? परपोषी। और यहां पर कोई जीव है, ठीक है, जो जीव है जो क्या करता है? उसे नुकसान पहुंचाता है।
जो क्या कहलाएगा, परजीवी। तो कह रहा है कि ये परजीवी इससे भोजन ही ग्रहण करे और भोजन ग्रहण करने के साथ में अपना जनन भी करे, अपनी वृद्धि भी करे, यानी अपनी वृद्धि और गुणन, यानी गुणन जनन करेगा तभी तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो गुणन और वृद्धि करे, इस प्रकार का जीव क्या कहलाएगा, अविकल्पी परजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविकल्पी परजीवी। उत्तक अपन बोलते हैं कि अपन ने जो सेल देखी है, कोशिकाएं देखी, सॉरी जो लीफ देखी है, लीफ यानी पत्ती, उन पत्तियों में अपन देखा है कि जो हरे वाला जो भाग होता है, क्लोरोफिल वाला भाग, ये हरा वाला भाग कई बार जो इसमें जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उत्तकों का मृत्यु होना, उत्तक जो होते हैं कोशिकाओं के जो उत्तक होते हैं वही मर जाएंगे, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, उत्तक क्षय कहलाती। क्या कहलाती, उत्तक क्षय कहलाती। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं तो वो आया हुआ है हरिमाहिंता। क्या आया है, हरिमाहिंता। हरिमाहिंता यानी पौधे का वह भाग जो पर्णहरित नष्ट होने के कारण पौधे का पीला पड़ना, यानी अपनी लीफ थी, ये लीफ पहले हरे रंग की थी पूरी की पूरी, और क्या हुआ कि कई बार इसमें पर्णहरित नष्ट हो गया और नष्ट होने से ये कैसी होगी, पीली पड़ गई। ये क्या होगी, पीली पड़ गई। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, हरिमाहिंता कहलाएगी। अगला आता है संक्रमण। ये कह रहा है रोगजनक, जो अपन ने पढ़ा पैथोजन। पैथोजन क्या करेगा, पैथोजन का परपोषी में स्थापित होना, यानी ये कोई मान लो कोई मैंने बताया पौधा था, ये पौधे का अपन ने नाम दिया था परपोषी, तो उस पौधे के ऊपर रोगजनक का स्थापित होना क्या कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। अगला कह रहा है निवेश द्रव्य या इनोकुलम। इनोकुलम अपन क्या बोलेंगे, रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आकर संक्रमण स्थापित करता हो, यानी कोई रोगजनक आया और यहाँ पर बैठ गया और बैठकर रोगों को फैलाने का काम करना प्रारंभ कर दे, तो अपन बोलेंगे उसको क्या, निवेश द्रव्य। अगला आता है पांडुरता या इटियोलेशन। पांडुरता या इटियोलेशन क्या होता है, सीधी सी बात है कि प्रकाश के अभाव में, अंधकार के कारण पौधों का पूरा तरह से क्या होना, पीला होना। जैसे मान लो ये हरा वाला भाग था, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाए, पीला हो जाए। पत्तियां पूरी तरह से पीला होना क्या कहलाएगा, पांडुरता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पांडुरता। एकांतर प्रपोषी, अब देखो ये इंपोर्टेंट है, एकांतर प्रपोषी। ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझा दूं। मैं यहाँ पे दो जीव, जैसे मान लो मैंने पौधा बनाया, एक तो ये पौधा और एक बनाया ये पौधा, और यहाँ पे बनाया मैंने वो जीव जो क्या पहुंचा था, वो नुकसान पहुंचा था। ठीक है, ये जीव हो गया, ये नुकसान पहुंचा था। तो इन दोनों में से या दो से अधिक प्रजातियों में से ये परपोषी किस पर ज्यादा नुकसान पहुंचाए, या किस पर आकर बैठे, और बैठे नहीं वहां पर अपनी वृद्धि और विकास भी करे। उसी पौधे पर क्या करेगा, भोजन करेंगे, उसी पर वृद्धि और विकास करे। किसी एक पर, दो प्रजातियों या दो से अधिक प्रजातियों में किसी एक प्रजाति पर, जिस प्रजाति पर यह काम करेगा वह प्रजाति उसके लिए क्या कहलाएगी, एकांतर परपोषी कहलाएगी। तो इनमें जैसे मान लो ये था ए, ये था बी, भोजन तो ये दोनों से ग्रहण कर सकता था, परंतु जिस पर जनन का कार्य किया, जिस पर वृद्धि थी, यानी बी पर उसने वृद्धि की, तो बी वाला क्या कहलाएगा, एकांतर परपोषी। ए पर करता तो ए वाली क्या कहलाती, एकांतर परपोषी कहलाती। कवकनाशी, कवकों को नष्ट करने वाला रसायन क्या कहलाएगा, कवकनाशी कहलाएगा। ठीक है। पेथोवार, पेथोवार कह रहा है ये जीवाणु, देखो पेथोवार क्या कह रहा है, पेथोवार कह रहा है जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन है, यानी ये कोई रोग था, उस रोग का और दो विभाजन हो गए, जैसे ए और बी हो गया। ठीक है, जो केवल पौधे की निश्चित जाति या वंश को ही क्या करे, संक्रमित, यानी एक दिमाग में ये है, ए हमेशा जैसे मान लो आलू और पपीता को नुकसान पहुंचाए, बी हमेशा गेहूं को नुकसान पहुंचाए। तो ये जीवाणु था, ये इनका दो उपविभाजन, और उपविभाजन ऐसा उपविभाजन जो किसी विशेष जाति या वंश के पौधों को क्या पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना पेथोवार। अगला आता है सर्वांगी। सर्वांगी यानी वे रासायन जो रोगजनक के अंदर ही अंदर पौधे के संपूर्ण शरीर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी एक जगह डालेंगे तो पूरे पौधे पर उसका प्रभाव हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, सर्वांगी या सिस्टमिक कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में करता है एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होता हो, हानिकारक, यानी एक सूक्ष्म जीव से कोई रासायन प्राप्त हुआ और उस सूक्ष्म जीव के रासायन से अनेक अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव उनको अपन नष्ट कर रहे हैं, तो वह रासायन क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक कहलाएगा।
फाइलोडी, ये कह रहा है पादप जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनके पुष्पीय भागों का पत्ती सदस्य यानी पत्ती नुमा संरचना में क्या होना, रूपांतरित होना। यानी ये पौधा था, इसका फूल ऊपर बन रहे थे, फूल की जगह वहां पर क्या बन गई, पत्तियां बन गई, तो वह भाग क्या कहलाएगा, फाइलोडी कहलाएगा। अगला आता है कवक। कवक किसको बोलते हैं, कवक की परिभाषा देखो क्या होती है, सिंपल सी परिभाषा है कवक की। पूछ सकता आपसे कवक की परिभाषा लिखिए, तो कवक की एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, कैसा है, यूकेरियोटिक, क्लोरोफिल रहित, बीजाणुधारी साकित तंतु में जो सूक्ष्म जीव होता है वो क्या कहलाएगा, कवक कहलाएगा। ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होंगे, और परंतु प्रोकैरियोटिक में जंतु और पादप आते हैं, पादपों में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, परंतु कवक में भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। जीवाणुधारी और साकित तंतु में आकार का जो होगा वो अपना क्या कहलाएगा, सूक्ष्म जीव कवक कहलाएगा। कह रहा है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, ये काइटिन और सेलुलोज की। उमाइकोटा संघ के जितने भी जीव है उनकी जो कोशिका भित्ति हमेशा किसकी रहेगी, सेलुलोज, बाकी सबकी किसकी रहेगी, काइटिन की। आगे कह रहा है फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी बोला किसको जाता है, पहली बात तो ये कवकों का अध्ययन, कवकों का जो अध्ययन होता है वो अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों का जो अध्ययन करने वाला जो जनक है या माइकोलॉजी का जो जनक है वो पीए माइकेली होगा। कौन होगा, पीए माइकेली। आगे कह रहा है जड़ तना पत्तियों में अविभेदित संरचना क्या कहलाएगी, थैलस। क्या कहलाती है, थैलस, अविभेदित संरचना। पता थैलस किसको बोलते हैं, ये कह रहा है कोई भी ऐसा पौधा है, देखो ढंग से सुनना, कोई भी ऐसा पौधा जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं हो सकता। अब ऐसा कौन सा पौधा है जो विभाजित, जिसके जड़ भी नहीं होता, तना भी नहीं होता, पत्तियां नहीं होती, वो आता है शैवाल। तो शैवाल क्या कहलाएगा, थैलस कहलाएगा। आगे ये कह रहा है कवकों का थैलस किस प्रकार का होता है, ये प्लाज्मोडियल होता है, अमीबीय होता है, और कैसा होता है, आभासी होता है। कवकों का थैलस किस प्रकार का होता है, हमेशा एक कोशिकीय होगा, और कैसा होगा, तंतु में। एक कोशिकीय क्यों बोला गया है, क्योंकि जो शैवाल होता है, जो शैवाल होता है ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। अच्छे से ध्यान में रखना। आगे आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कवकों में पोषण किस प्रकार का होगा, अवशोषित और कैसा होगा, प्रपोषित होगा। अवशोषित और प्रपोषित होगा। और जनन पूछे तो जनन हमेशा, जीवन पूछे, जीवन हमेशा सरल से जटिल की ओर होगा। जीवन कैसा होगा, सरल से जटिल की ओर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखो, इस स्लाइड में ज्यादातर कवकों के बारे में बात है क्योंकि कवक आ गया है वहां पर। अब उमाइकोटा संघ के कवकों की सेल वाल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, मैंने पहले बता दिया, किसकी, सेलुलोज की बनी होगी। कवकों में जनन कैसा होता है, अलैंगिक और लैंगिक, या लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है, इसमें जनन होता है। कवकों का थैलस अनेक पतले धागे जैसी, हाँ, कवकों का जो थैलस है अनेक पतले धागे जैसी संरचनाओं का बना होगा, और वह संरचना हमेशा क्या कहलाएगी, कवक है तंतु। और कहते हैं कि बहुत सारे कवक तंतु मिलकर एक जाल का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाएगा, कवक जाल। देख लो इधर, अनेक कवक तंतु एकत्रित होकर एक जाल संरचना का निर्माण करते हैं, और वही संरचना अपनी क्या कहलाती है, कवक जाल कहलाती है। आगे कह रहा है कोशिका, कवक कोशिका किस प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक। पहले ही पढ़ लिया अपन ने, कैसा होगा, यूकेरियोटिक। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो कोशिका सॉरी जो कोश सेल होती है वो किस किससे मिलकर, सेल वाली यानी कोशिका भित्ति आएगी, सेल झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली आएगी, और कोशिका दरवा आता है, तीनों से मिलकर बनी होती है। और केंद्र की स्पष्ट दिखाई देता है, सुविकसित स्पष्ट होता है। आगे कह रहा है कवक कोशिका, कोशिका दरवा में कितने एस राइबोसोम पाए जाते हैं, तो कवकों की जो कोशिका होती है उनमें हमेशा 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि कवक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो है वो कैसा पाया जाएगा, 70 एस। कैसा, 70। अगर सीधा पूछे कोशिका दरों में कैसा राइबोसोम पाया जाएगा कवकों की, तो बोलेंगे 80 एस। और कवकों की जो कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें राइबोसोम कैसा पाया जाएगा, 70 एस। कैसा, 70 एस पाया जाएगा। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और पोषण के आधार पर कवकों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों का, परपोषी, सहजीवी, सॉरी परजीवी, मर्तजीवी और सहजीवी, 3 भाग हो गए। ठीक है, कौन कौन से, देखो परपोषी, सॉरी परजीवी, मर्तजीवी और कौन सा,
सहजीवी, इन तीनों में बांटा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वे कवक जो केवल जीवित जीवों पर ही अपना भोजन व्यापन करते हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे? अविकल्पी परजीवी कहलाएंगे। वे परजीवी जो कवक आवश्यकता पड़ने पर मर्त कार्बनिक पदार्थों से भी अपना भोजन ग्रहण कर ले तो वो क्या कहलाएंगे? विकल्पी मर्तजीवी। और वे मर्तजीवी कवक जो आवश्यकता पड़ने पर जीवित जीवों से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं ये क्या कहलाएंगे? विकल्पी परजीवी कहलाएंगे। आगे कह रहा है मर्तजीवी वे कवक जो अपना भोजन केवल और केवल मर्त कार्बनिक पदार्थों से करते हैं क्या कहलाएंगे? मर्तजीवी। यानी पहला तो ये हो गए, दूसरा वो हो गया। अगला कह रहा है सहजीवी वे कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे को क्या पहुंचाते हो? लाभ पहुंचाते हो और जीवन व्यापन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? सहजीवी कहलाएंगे। सहजीवी का उदाहरण कौन आता है? लाइकेन। कौन आता है? लाइकेन आता है। लाइकेन किसका सहजीवन है? तो ये कवक प्लस शैवाल। और करता क्या है? देखो, शैवाल तो इससे भोजन ग्रहण कवक तो इससे भोजन ग्रहण करेगा और कवक इसको देगा क्या? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। माइकोराइजा की खोज किसने की थी? फ्रैंक ने। और कब? 1885 में। और कह रहा है कवक और उच्च पादपों की जड़ों का सहजीवन हमेशा क्या कहलाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा देखो ये क्या करेगा? पौधों की जड़ों में पाया जाएगा। ये पौधे को क्या उपलब्ध कराता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। और पौधा इसको क्या उपलब्ध कराता है? पोषण। क्या उपलब्ध कराएगा? पोषण। तो लाभदायक संबंध हो गया। लाभदायक संबंध क्या कहलाएगा? सहजीवन। और ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? माइकोराइजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइकोराइजा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें तो आता है पंच जगत, पांच जगत प्रणाली सिद्धांत किसने दिया? तो वो किसने दिया? व्हीटेकर ने। आरएच व्हीटेकर ने। कब दिया? 1969 में। पांच जगत यानी उसने अपन बोल सकते हैं मोनेरा, प्लांटी, ठीक है, एनीमिया, प्लांटी, एनीमिया, ठीक है, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, इस तरह से पांच वर्गों में इन्हें जीवों को क्या किया था? विभाजित किया था। अगला कह रहा है किसने जीवित जीवों को 60 एस आरएनए व 80 एस आरएनए के आधार पर 3 डोमेन में बांटा? तो वो बांटने वाला वाइस और उसके सहयोगी थे, उन्होंने 1990 में। अगला कह रहा है क्रिक व उनके सहयोगियों की पुस्तक का नाम लिखिए। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था? एवर्थ एंड वेवीज डिक्शनरी ऑफ फंजाई। अगला कह रहा है लैंगिक जनन के आधार पर कवक जाल को 4 वर्गों में या कवकों को कितने 4 वर्गों में विभाजित किसने किया? तो ये किया पीए सकाओ ने, या सकार्डो, कई बार सकार्डो भी लिखा हुआ है, यहाँ डो आएगा, सकार्डो। अब 1886 में। किसके आधार पर? कवक जाल के आधार पर। जीवाणु कोशिकाओं की खोज किसने की? तो वो किसने की? लीवेनहॉक ने। कब की? 1676 में। ध्यान रखना यहाँ से जीवाणु स्टार्ट हो गया। ऊपर ऊपर कवक की बात आ गई, जितनी कवक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आ गए थे वहां पे। अब कह रहा है जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की 1676 में। कह रहा है जीवाणु कोशिका को क्या कहा उन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस नाम दिया, या क्यूल, ठीक है। ये कह रहा है जीवाणु जनित पादप रोग की पहचान सर्वप्रथम टीजे ब्रिल ने 1878 में। ध्यान रखना जीवाणु जनित, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नाशपाती दंग अंगमारी रोग की खोज किसने की? तो वो भी टीजे ब्रिल ने की थी और जीवाणु जनित रोग की खोज की थी। और ये भी की थी कि वो जो जीवाणु था उस जीवाणु का नाम क्या था? इरविनिया एमाइलोवेरा। क्या था? इरविनिया एमाइलोवेरा जीवाणु का नाम था। अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मयूरिन या पेपिडोग्लाइकन की। इसकी बनी होगी मयूरिन या फिर पेपिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये भी ध्यान में रखना आप सब। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में कह रहा है जीवाणु की, देखो क्या कह रहा है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मैंने पहले बता दिया पेपिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगला कह रहा है जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजन के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। किसने? एच.सी. ग्राम ने 1814। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इस तरह से 2 भागों में बांटा जीवों को। ग्राम पॉजिटिव जो होता है यानी ग्राम ग्राही में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो टी को ही कमल पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में अम्ल नहीं पाया जाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बंधा हुआ नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अगला, जीवाणु की कोशिका झिल्ली अंतवर्तिका होकर एक गोलाकार वायु कोश के समान संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन बोलते हैं मध्यका या मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है, मीजोसोम, जो श्वसन का कार्य करता है। जीवाणु में क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है। जीवाणु का वर्गीकरण किसने किया, डीएच बर्गी ने किया। और आगे कह रहा है डीएच बर्गी ने जो पुस्तक का नाम बताइए जिसमें जीवाणु का वर्गीकरण किया, तो वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, ये क्या था, पुस्तक था जिन्होंने जीवाणु का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। अगला, जीवाणु के वर्गीकरण की पुस्तक का सर्वप्रथम जो संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ था, 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, आगे है एमएलओ, यानी एमएलओ का नाम बोलेंगे अपने माइकोराइजा। माइकोराइजा का नाम बदलकर क्या कह दिया गया था, फाइटोप्लाज्मा, 1994 में। फाइटोप्लाज्मा बोलेंगे किसको, पादपों में फ्लोएम या पादपों के फ्लोएम उत्तकों तथा कीटों में उपस्थित कोशिका भित्ति रहित एक है कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक जीवों को अपन क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट दो प्रकार के जीव होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। अगला, फाइटोप्लाज्मा का औसतन व्यास कितना होता है, तो औसतन व्यास जो होता है वो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर होता है, 200 से लेकर 800 नैनोमीटर होता है। अगला कह रहा है फाइटोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो फाइटोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए स्टेरोल एक तत्व आता है, उसकी अपने को क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अच्छे से ध्यान में रखना। अगला कह रहा है फाइटोप्लाज्मा की वृद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, वह किसके प्रति वो प्रतिरोधी होती है, तो प्रभाव तो कर पड़ेगा किसका, टेट्रासाइक्लिन का। और पेनिसिलिन के प्रति वो क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। प्रभाव किसका पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन का, और पेनिसिलिन के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। अच्छे से ध्यान में रखना। फाइटोप्लाज्मा के बारे में उसका संघ कौन सा है, कैडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। संघ कौन सा है, फर्मिक्यूटस। वर्ग कौन सा है, मोलिक्यूटस। और डोमेन कौन सा है, बैक्टीरिया। डोमेन कौन सा है, बैक्टीरिया। तो इस क्लास में अपन फाइटोप्लाज्मा तक पढ़ते हैं। अगली क्लास में जो अपना वायरस, वायरोइड, प्रियोन या जो रोग हैं उनके बारे में अगले नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर ये क्लास आपको बेहतर लगी, अच्छी लगी है, आप तो अपने दोस्तों को शेयर करें और आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।